अभी जो हमारे पास ये सैम्पल सीरीज है 10 क्वेश्चन है, इसके अंदर क्वाड्रेटिक के हैं, रेशो के हैं, कुछ फैक्टर्स के हैं और थोड़े मिक्स्ड क्वेश्चन है इसमें। और थोड़ा टफ लेवल रखा गया है ना, मतलब अच्छा है, स्टैंडर्ड साइज है। तो इसमें आपको अपनी नॉलेज का आइडिया हो जाएगा कि आप अपने एग्जाम के लिए कितना तैयार हैं कितना नहीं। सबसे सिंपल तरीका है, जैसी क्वेश्चन आए उसे पॉज करो, निकालने की, उसे सोल्व करने की कोशिश करो, और ना हो तो फिर वीडियो से हेल्प ले लो, बट पहले फर्स्ट ट्राई अपना ही रखो सेल्फ का। इसमें एक चीज़ है, ये सीबीएसई, आईसीएसई, एनसीईआरटी तीनों के लिए कवर है, क्योंकि क्वाड्रेटिक भी, रेशो भी और आपके फैक्टर वगैरह ये तीनों में ही चैप्टर इंक्लूडेड हैं 10th क्लास में। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, केयरफुली आप इन्हें सोल्व कर सकते हो। लेट्स सी। नाउ हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर मेहरा सेंड्स हिज सर्वेंट टू द मार्केट टू बाय ऑरेंजेस वर्थ 15 रुपीज़। कोई मिस्टर मेहरा है, उन्होंने अपने नौकर को मार्केट भेजा ऑरेंजेस खरीदने के लिए और उसे 15 रुपये दिए उसे लाने के लिए। द सर्वेंट हैविंग ईटन 3 ऑरेंजेस ऑन द वे। फिर वही, उसको भूख लगी थी या जो भी रीजन था, उसने अपना रास्ते में से उसमें से 3 ऑरेंजेस खा लिए। मिस्टर मेहरा पेज 25 पैसे पर ऑरेंजेस मोर देन द मार्केट प्राइस। अब यहाँ पे मिस्टर मेहरा ने उसे 25 पैसे एक्स्ट्रा दिए थे मार्केट प्राइस से। अभी करना क्या है वो बता रहा है, टेकिंग एक्स टू बी द नंबर ऑफ ऑरेंजेस विच मिस्टर मेहरा रिसीव्स। अब जो मिस्टर मेहरा को मिले हैं ऑरेंजेस उन्हें तो मान लो एक्स, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसका एक बेसिक समझते हैं पहले, उसके बाद इसमें अपना लॉजिक वगैरह लगा के हम इक्वेशन क्रिएट करेंगे। पहली चीज़, इसने हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल ली है, तो इक्वेशन के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसकी नीड होगी वो है इक्वल टू, यानी कि मुझे किसी भी कीमत पे यहाँ पे एक इक्वल टू क्रिएट करना है। तो उसके लिए इसने हमें प्राइस का वेरिएशन दिया है, क्या कि जो पहली कंडीशन है और जो दूसरी कंडीशन है उसमें 25 पैसे का डिफरेंस है, ये दिया है इसने। वो कैसे है उसका एक थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि मान लो कि मिस्टर मेहरा ने उसे मार्केट भेजा 15 रुपये के ऑरेंजेस लेने की, तो उसने 15 रुपये में 15 ही ऑरेंजेस ले लिए। तो 15 रुपये में 15 ऑरेंजेस लिए तो एक कितने का लिया, मैंने टोटल कीमत को 15 से डिवाइड किया, तो एक ऑरेंज की कीमत आ गई 1 रुपये। बट भाई ने क्या किया, रास्ते में 3 उसमें से खा लिए। अब घर आके तो सच बताने का नहीं कि मैंने 3 खा गए। अब उन्होंने मेहरा जी को आके बोला जी मुझे तो 15 रुपये में 12 ही मिले हैं। तो अब नई कीमत आई निकल के फिर, क्योंकि मेहरा जी ने हिसाब किताब लगाया एक ऑरेंज कितने का पड़ा। तो मेहरा जी भी तगड़े थे, उन्होंने हिसाब लगाया, तो 15 को डिवाइड कर दिया उन्होंने 12 से। अब मान लो लगभग ये आ गया 1.25 का। तो मेहरा जी ने यहाँ पे अभी जो पैसे अपने ने निकाल लिए एक ऑरेंजेस के, और जो पहली क्वांटिटी थी उसमें इसने क्वेश्चन में दिया है कि उनके अंदर जो डिफरेंस है, भाई 1 रुपये 25 पैसे का आया मेहरा जी के हिसाब से, 1 रुपये का मिला था उसे मार्केट के हिसाब से, जब इसे माइनस करोगे तो 0.25 आएगा, यानी कि 25 पैसे। और यही हमें इक्वेशन बनाने के लिए इसने दिया है कि उन दोनों के बीच में जो वेरिएशन है ईच ऑरेंजेस का, वो इतने पैसे का है। अब इसे यहाँ पे हमें इक्वेशन में फॉर्म करना, वेरिएबल फॉर्म में। आई होप यहाँ तक की कंडीशन समझ में आ गई होगी कि हमें इसमें करना क्या है। ठीक है, तो इसे करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे हमें वेरिएबल एक्स लेना। अभी एक्स भी हम दो चीज़ को मान सकते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो मार्केट से ऑरेंजेस खरीदे गए हम उन्हें एक्स मानने, या जो मेहरा जी के पास आए उन्हें एक्स मानने। अभी इसने दिया है क्लियरली कि हमें एक्स उसे मानना है जो ऑरेंजेस मेहरा जी के पास आए, तो हम भी क्वेश्चन के अनुसार ही चलेंगे। सॉल्यूशन, लेट की भी जरूरत नहीं, जब दिया है तो लेट की जरूरत नहीं है। द नंबर ऑफ ऑरेंजेस, कहाँ गया, ऑरेंजेस विच मेहरा जी रिसीव। मेहरा जी ने जो लिए हैं उनकी मैंने क्वांटिटी को एक्स मान लिया, क्योंकि एक्स उसने दे रखा है, और ये कितने में आए हैं, ऑफ 15 रुपीज़, ये 15 रुपीज़ में आए हैं, इसलिए इनका प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ ईच ऑरेंज क्या आएगा हमारा। सिंपल सा तरीका है, जो टोटल अमाउंट होता है उसे क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। टोटल अमाउंट है 15 रुपये, क्वांटिटी है मेरे पास एक्स, बट यहाँ बात हो रही है पैसों में, तो मैं यहाँ इसे 1500 पैसे मान लेता हूँ, तभी बात बनेगी। या फिर मैं इसे रुपये में बदलूँ या इसे पैसे में, एक चीज़ है। अब इसे रुपये में बदलेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने का, मैं वो बता दूँगा कैसे कहाँ पे। अभी नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें कंडीशन क्या है सेकंड केस में। अब सेकंड केस है मेरे पास,
ओरिजिनल क्वांटिटी का, ये तो वो है जो मेहरा जी को मिले जब वो 3 खा गया, तो ओरिजिनल क्वांटिटी क्या होगी ऑरेंजेस की, ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ ऑरेंजेस, ये क्वांटिटी की शॉर्ट फॉर्म है, ये हो जाएगी हमारी x+3, क्योंकि ये तो 12 ही थे जब मैंने बताया, 3 तो ऑलरेडी खा चुका, तो ये हमारी कितनी होगी x+3, मतलब ये मानने के लिए 12 थे जो मैंने मतलब लेट करके समझाया था, इसे एग्जैक्ट 12 मत मान लेना आप यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे x+3। अब इनका ईच का प्राइस निकाल लो, न्यू ओरिजिनल, न्यू लिख दो या ओरिजिनल एक ही बात है, प्राइस ऑफ ईच ऑरेंज वो कितना होगा, नई कंडीशन के हिसाब से प्राइस निकल कर आएगा, वही सेम बात है, टोटल अमाउंट को क्वांटिटी से डिवाइड करो, तो ये आया मेरा, और यहाँ पे भी इसे पैसे में चेंज कर लो, नया प्राइस। अब यहाँ पे किसे किस में से डिवाइड करना ये समझना जरूरी है। देखो सिंपल सी बात है, जो मेहरा जी को प्राइस मिला था वो ज़्यादा था, क्योंकि मेहरा जी के में उसने 12 का प्राइस दिया था तो ज़्यादा था। मेहरा जी का जो प्राइस है हमारे पास वो कौन सा है, वो है ऊपर वाला, ये वाला, यानी कि ये अमाउंट बड़ा है। अगर ये अमाउंट बड़ा है तो इक्वेशन बनाते वक्त मैं इसे फर्स्ट में रखूँगा, दूसरे को बाद में, बड़े में से ही छोटा माइनस कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे इसलिए हम अब इसे सोल्व करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। मेहरा जी को जो अमाउंट मिला था वो ये है, और जो ओरिजिनल अमाउंट था वो ये है, ओरिजिनल को माइनस करेंगे तो ये वेरिएशन किसके पास कितने के बराबर बनाना चाहिए, 25 के। अब मैंने कहा था कि अगर मैं इसे यहाँ पर रुपए में चेंज करता, तो मैं अगर बाई 100 करता और यहाँ पे पहले इसे पैसे को रुपए में ना चेंज करता, तो अगर बाई 100 करते, आप देखो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो फिर भी ये 1500 हो जाते, बट उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो ये मैं हटा देता हूँ। अभी ऐसे क्वेश्चन को सबका अपना अपना तरीका होता है इक्वेशन को सोल्व करने का, कैलकुलेशन को। मेरा तरीका है कि मैं जो मुझे अगर कॉमन मिलता है तो मैं कॉमन सबसे पहले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने कॉमन लिया, उससे इजी हो जाते हैं क्वेश्चन। तो 1/x माइनस के 1/x+3 बराबर में 25, ये डिवाइड हो जाएंगे, दिख रहा है, पहले 5 से कर लो, 5 5 या 25। अगर डायरेक्ट समझ में ना आए कि इससे क्वांटिटी डिवाइड हो रही है तो छोटे से करके शुरू करो, ये हो जाएगा 5 3 या 15 यानी कि 300, फिर 5 से डिवाइड करो, ये हो गया 60 टाइम्स। अंदर है एलसीएम ले लो, 60 बाहर है, अंदर एलसीएम आएगा तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, ये हो गया x² + 3x, और ये पूरा का पूरा 1 के पास चला जाएगा मल्टीप्लाई में, x+3, और ये x आ जाएगा इस 1 के पास, और बीच का माइनस जो का तो बराबर में जब सब कुछ डिवाइड हो गया तो 1 बचा। अभी हमारे पास माइनस का x है, प्लस का x है, वो कट गया, और 60 की मल्टीप्लाई होगी 3 में, तो ये हो गया हमारा 180 तो ऊपर, और डिवाइड में चल रहा है x² प्लस के 3x बराबर में है 1। अभी इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 1 करके, तो कुल मिला कर आ गया x² + 3x बराबर 180, 180 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, और यही हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी। अगर हम इसे और भी सोल्व करें तो ऐसे हमें फैक्टर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 180 आ जाए, और जब वो घटाएं उन्हें आपस में तो 3 आ जाए, तो ऐसे फैक्टर होते हैं हमारे 15 और 12। अगर 15 की 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, और जब 15 में से 12 को घटाएंगे तो 3। आई होप समझ में आ गया होगा। जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट नेचर का क्वेश्चन था, उसे कंफर्म करने के लिए हम उसी टाइप का एक क्वेश्चन और रिवीजन मात्र कर लेते हैं, फटाफट करेंगे। सेम ही तरह का क्वेश्चन है, बट लॉजिक को कंफर्म करना, थोड़ा समझना। यहाँ पे दिया गया है 250 इज डिवाइडेड इक्वली अमंग ए सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, कुछ बच्चे हैं उनमें 250 रुपये बराबर बांट दिए गए। इफ़ देयर वर 25 चिल्ड्रन मोर, अगर वहाँ 25 बच्चे और आ जा, ईच वुड हैव रिसीव्ड 50 पैसे कम, अगर जो पहले मिले थे 25 बच्चे और आने से प्रत्येक को 50 पैसे कम मिलेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अब हमें यहाँ नंबर बताना। ठीक है, वैसे तो लॉजिक एकदम देखते ही पता चल रहा है कि क्या कराना चाह रहा, बट इसे उसी तरह जैसे पहले करा था हमने उसी कंडीशन में सोल्व करेंगे। पॉज कर लो, पॉज करके सोल्व करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले सॉल्यूशन क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास जो नंबर है हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये नंबर है, नॉन ही है, स्टूडेंट्स। हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो हो गए x, और हमने टोटल कितना अमाउंट उन्हें दिया है, टोटल अमाउंट टू बी डिवाइडेड, मतलब जो बीच में बांटना उन्हें वो अमाउंट, वो है हमारे पास 250 रुपीज़। तो ईच गेट, प्रत्येक को कितना मिलेगा,
एवरीवन गेट क्या, एवरीवन को कितना मिलेगा, टोटल अमाउंट में से हम डिवाइड कर देंगे उनकी क्वांटिटी को। तो ये आ गया कि पहली कंडीशन में सब इतना मिल गया। नाउ अब हमारे पास कितने बचे, ये बचे हैं 25 बच्चे और बढ़ गए हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार न्यू स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स, नई गिनती कितनी होगी स्टूडेंट्स की, वो हो जाएगी x प्लस 25, क्योंकि 25 नए बच्चे और आ गए उसमें, ठीक है। और टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है, अमाउंट उतना ही है उनके बीच में डिवाइड करने के लिए 250 रुपये, वो उतना ही है, तो उसे एज इट इज़ लिख दो। और ये हमने क्या, चलो यहाँ रुपीज़ लिखा है तो रुपीज़ ही लिखो, ऐसे अलग अलग मत करना, ये पेपर में साउंड अच्छा नहीं करता है, टीचर को ठीक नहीं लगेगा। यहाँ पे रुपीज़ ही लिख दो क्योंकि यहाँ पे भी रुपीज़ ही लिखा था। और इस कंडीशन में प्रत्येक को कितना मिलेगा, ईच गेट टोटल अमाउंट को नई क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, तो ये सिचुएशन है कि नई क्वांटिटी में प्रत्येक को इतना मिलेगा। अब उसने वही इक्वेशन बनाने के लिए, सोल्व करने के लिए एक हमें कंडीशन दे दी, क्या कि इन दोनों के बीच में 50 पैसे का डिफरेंस है, कि पहले वाले को और दूसरे वाले को जो बच्चे को पैसे मिले उसमें डिफरेंस है। सिंपल सी बात है, छोटी चीज़ बाद में और बड़ी चीज़ पहले डिफरेंस निकालने के लिए माइनस के टाइम पे। अब मुझे कैसे पता चलेगा बड़ी चीज़ कौन सी है, छोटी चीज़ कौन सी है, दो तरीके हैं। एक तो न्यूमिनेटर उसे डिनोमिनेटर से समझो कि अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा तो हमारा आंसर बड़ा होगा, अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो हमारा आंसर छोटा होगा। इट मीन्स यहाँ पे पैसे कम मिले हैं, यहाँ पे ज़्यादा मिले, या फिर आइडिया से लगा लो कि भाई पहले बच्चे कम थे तो पैसे ज़्यादा मिले होंगे, सिंपल सी बात है। तो हमारा हो गया 250 बाई एक्स माइनस के 250 बाई एक्स प्लस 25। अभी मैंने यहाँ पे लिया इसके बराबर किसको, 50 पैसे को। लास्ट टाइम मैंने इन्हें रुपीज़ में बदला था, अब क्या मैं इसे पैसे को रुपीज़ में बदल रहा हूँ, ठीक है। इसे पैसे में बदला था लास्ट टाइम, अब इस रुपीज़ को मैं पैसे में चेंज कर रहा हूँ। तो रुपीज़ पैसे को रुपीज़ में चेंज कर रहा हूँ। पैसे को रुपीज़ में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा जो है अभी कॉमन लेना है या जैसे भी करना करो, वो आपके ऊपर है, नॉर्मल सॉल्यूशन है, बट मैं तो कॉमन लेके ही सोल्व करता हूँ, सबसे ईजी मेथड है। 250 को मैंने ऊपर कॉमन ले लिया, मेरे पास हो गया 1/x माइनस के 1x प्लस 25, 0 से 0 कट गया, 5 2 जा 10, इधर रह गया 1/2। अभी यहाँ पे मेरे पास 250 है और ये मैंने अंदर एलसीएम ले लिया, ये रह गया 250, अंदर एलसीएम लिया तो अंदर आ गया x प्लस 25, 1 के पास गया तो एज इट इज x प्लस 25। ये x इधर है, ये इस 1 के पास जाएगा तो यहाँ पर आ गया x और बीच में रहेगा माइनस, और डिवाइड में इन दोनों की हो जाएगी मल्टीप्लाई, x की x में होगी तो एक्स स्क्वायर और x की 25 में होगी तो प्लस के 25x, और हमारा राइट साइड में 1/2 चल ही रहा है। इस x से प्लस के से माइनस का x कट गया, ऊपर रहेगा केवल 25। 250 है, ये 250 की मल्टीप्लाई होगी 25 में और डिवाइड में रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 25x बराबर में है 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो राइट साइड में तो एक तो आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 25x और दूसरी तरफ चला गया हमारा 50 इंटू 50 कहाँ से आया, इस 2 की 25 में मैंने मल्टीप्लाई कर दी, 50 इंटू 250। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई बड़ी है बट 0 0 है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया 0, एक 0 ये, एक तो ये एक ये, और 25 की 5 में की तो 125, लगभग 12,500 रुपये। इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में तो माइनस का हो जाएगा। इजी काउंटिंग मिली है इसलिए दिक्कत नहीं है। अब हमें यहाँ फैक्टर करने, सॉरी ये प्लस है यहाँ पे ना, फैक्टर ऐसे करने कि मल्टीप्लाई होकर तो मेरी वैल्यू आए 12,500 रुपये और घट का आ जाए 25, तो ऐसे क्या हो जाएंगे 100 और 125, तो ये हो गया 125x माइनस के 100x और माइनस 12,500 बराबर 0। इन दोनों में से x कॉमन आ गया तो यहाँ हो गया x प्लस 125
यहाँ पे माइनस के 100 कॉमन आ गया, तो यहाँ रह गया अंदर x प्लस 125 0। दोनों ब्रैकेट सेम है, कॉमन आ गई, फैक्टराइज कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपल मेथड है। तो x माइनस 100 दूसरे ब्रैकेट में बच गया। एक दफ़े इस ब्रैकेट को लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 125, जो कंसिडरेबल नहीं है क्योंकि हमें क्वांटिटी निकालनी है, तो क्वांटिटी कभी माइनस में नहीं होने की, मतलब बच्चों की संख्या माइनस नहीं हो सकती। दूसरा ब्रैकेट लेंगे तो दूसरा ब्रैकेट को रखेंगे तो x इजिकल टू आ जाएगा 100। हाँ, ये कंसिडरेबल है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसे हम ले सकते हैं, यही हमारा आंसर है। आई होप बेस्ट तरीके से मेथड कवर हो गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत दफ़े आ जाते हैं कि पैसों का या किसी चीज़ का डिफरेंस होगा, एक इक्वेशन क्रिएट करनी होगी और उसे सोल्व करना होगा, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी पर पैटर्न सेम ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोई एम्प्लॉयर है, उसने एक प्रैक्टिकल किया अपने वेजेस के रिगार्डिंग, क्या मतलब अपने मजदूरों में, और उन्हें दिए जाने वाले उनके वेज यानी कि उनकी जो लेबरशिप है या उनका जो शाम को हम किसी भी मजदूर को काम करा के जो पैसा देते हैं उसके अगेंस्ट, उसे वेजेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया, ही इंक्रीजेज द वीकली वेजेस ऑफ द ईच वर्कर। भाई जो उन्हें एक वीकली बेसिस पे जो पैसा देता था उसमें उनने उनका 5 रुपये बढ़ा दिया प्रत्येक वर्कर का। एंड एम्प्लॉय 5 वर्कर लेस, और 5 वर्कर उसमें से घटा दिए। मान लो पहले 15 वर्कर थे, तो 15 वर्कर में से 5 तो घटा दिए, बचे हुए 10 को 5 रुपये एक्स्ट्रा देने लगे हर महीने, हर हफ्ते। ही इंक्रीजेज इज वीकली वेज विल, ही नहीं है, ये गलत है, यहाँ पे ही की जरूरत नहीं है, ये रखो बस। इंक्रीजेज, इस कंडीशन से क्या हुआ फिर, इंक्रीजेज हिज बिल, वीकली बिल या वीकली वेजेस फ्रॉम 3150 टू 3250। इस कारण से, या जो इसने कंडीशन में बदलाव किया उससे, जो उसका बिल था वीकली मजदूरों को जो पेमेंट करता था वो 3150 रुपये था, वो बढ़ के 3250 रुपये हो गया। यानी कि जो 3150 रुपीज़ था वो 3250 रुपीज़ में चेंज हो गया। टेकिंग द ओरिजिनल वीकली वेज ऑफ ईच वर्कर एज एक्स। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, वो क्वेश्चन में दे दिया उसने कि हमें यहाँ पे जो वीकली वेजेस है ओरिजिनल एक का, प्रत्येक वर्कर का, उसे तो मानना एक्स, और यहाँ पे सोल्व करना है और वीकली वेजेस निकालने हैं उनके। ठीक है, जो उसने कहा उस हिसाब से कर लो, लैंग्वेज थोड़ी सी उठपटांग है बट समझ में आ जाएगी। हमें जो दिया है वो ले लो। ओरिजिनल वीकली वेज कितना है, ओरिजिनल वीकली वेज गिवन है क्वेश्चन में ही, वो है x रुपये, और किसका है ये, प्रत्येक मजदूर का। ठीक है, और टोटल कितना वेज देता है वो उसे पूरे वीक में, टोटल वेज है 3150 रुपये, ये गिवन है, मैंने यहाँ से लेके लिखा है। ठीक है, तो इससे हम मजदूरों की संख्या निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ वर्कर निकल कर आ जाएगा। भाई टोटल तो देते हैं 3150 रुपये, और जो एक मजदूर को मिलता है वो है x, तो अगर मैं x से 3150 को डिवाइड दूंगा तो मेरे पास यहाँ जितने भी मजदूर हैं उनकी नंबर ऑफ, मतलब उनकी वैल्यू आ जाएगी निकल के कि कितना नंबर है उनका। अब इसी में एक सेकंड केस और है हमारे पास, क्या कि जब उसने उसमें 5 रुपये तो बढ़ा दिए उनके। ठीक है, वेज में कितना करा, वीकली वेज में 5 रुपये बढ़ा दिए प्रत्येक के। सेकंड केस की है, 5 रुपये बढ़ा दिए तो वीकली वेज हो गया x+5, और 5 मजदूर घटा दिए, वो छोड़ दो क्योंकि यहाँ मजदूरों की हमारे पास नंबर ही नहीं है। मेरे पास 5 रुपये बढ़ाते ही वेज कितना बढ़ गया वो दे रखा है इसने, टोटल वेज हो गया उस दौरान, ये हो गया हमारा 3250। आपके ध्यान होगा, ये क्वेश्चन मैं इसीलिए करवा रहा हूँ, देखने में पीछे के जैसा लग रहा होगा। चलो पहले इसे थोड़ा सा और सोल्व करो। तो इसी हिसाब से नंबर ऑफ वर्कर कितना आ गया यहाँ पे हमारा, कि भाई जो टोटल पैसा लगा और जो एक पे लगा उससे उसे डिवाइड करो। ठीक है, ये नंबर ऑफ वर्कर आ गया। मेरे पास 2 नंबर वर्कर हैं, एक ये है और एक ये है, जो भी है डिवाइड की कंडीशन में एक इक्वेशन फॉर्म में, बट 2 है मेरे पास, 2 जगह है। अभी पिछली दफ़ा आपने देखा होगा, हमने जो पिछले क्वेश्चन सोल्व करे उसमें जो पैसे का वेरिएशन था हमारे पास जो पैसे का वेरिएशन था, मैंने उन्हें साइड में रख के, मान लो जैसे 5 है तो 5 साइड में रख के और उसी से सोल्व कर लिया था। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे पैसे का वेरिएशन से इक्वेशन नहीं बनेगी, क्योंकि इक्वेशन बनाने के बाद जो चीज़ मेरे पास अभी है वो है नंबर ऑफ वर्कर्स, यानी कि वर्करों की संख्या। अब जो इक्वेशन बनेगी वो वर्करों की संख्या में बनेगी। अब देख लो क्या लिख सकते हैं, पहले मैं इसे लिखता हूँ जो मेरे पास है। पहली कंडीशन में वर्करों की संख्या क्या है, जो वर्कर्स हैं वो हैं 3150। ध्यान से समझो, यहाँ पे वर्कर की है हमारे पास जो क्वांटिटी, अब वर्कर की क्वांटिटी में ही इक्वेशन बनेगी। दूसरी है मेरे पास ये,
अब इन वर्कर की कंडीशन को समझो। इसने कहा कि जो 3100 मतलब जो पहले वर्कर हैं बाद में वो 5 कम कर दिए गए, यानी कि पहले जो वर्कर अगर मान लो 15 काम करते थे तो बाद में कितने काम कर रहे हैं, 10। तो मुझे 5 वर्कर बढ़ाने की कहाँ जरूरत है, इसमें। अगर मुझे इस इक्वेशन को बराबर करना, ध्यान से सुनो, पहले अगर 15 काम करते थे, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तो दूसरी में से 5 घटा दिए, 5 घटा दिए गए, यानी कि 5 कम है। पहले 15 थे तो 10 हैं अभी, तो उसमें उसे बराबर करने के लिए मुझे 5 जोड़ने की जरूरत है, तो मैं यहाँ पे +5 कर दूंगा। आई होप ये थोड़ी सी चीज़ समझ में आई होगी कि क्वेश्चन मैंने कैसे क्रिएट करी। ये सिंपल लॉजिक है, लॉजिक लगाने की जरूरत है, ठीक है, कि वर्कर की संख्या को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, मैंने बैलेंस किया है। अब यहाँ पे 1 रख के एलसीएम ले लो, या इसे इधर लिया हो, एक्स की वैल्यू को एक्स के साथ लाके सोल्व करोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया मेरे पास 3150 बाई एक्स माइनस ये 3250 वाली इधर आ गई है वैल्यूज़, अपॉन में है x+5 और बराबर में रह गया 5। अब इसे फटाफट एलसीएम लेके सोल्व कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास एलसीएम क्या है, x+5 बराबर में 5 है। x की ऊपर मल्टीप्लाई हुई, इस पूरे वाले की मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो मेरा हो गया 3150x और 31050 की 5 में हुई तो 500, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 और 2 7 और 5 3 जा 15, 15 मतलब 15,750। अभी इस x की माइनस के इसमें होगी 3250x बराबर 5 है, उसे एज इट इज ही रहने दो। 3150 प्लस के हैं, 3250 माइनस के हैं, तो दोनों घट के ये रहेगा केवल माइनस के 100x, ठीक है, प्लस के 1570750 है बराबर में। ये पूरा का पूरा आ गया 5 के साथ मल्टीप्लाई में, और साथ के साथ मैंने ब्रैकेट की मल्टीप्लाई भी कर दी, तो x की x में मल्टीप्लाई हुई x² और प्लस के 5x। अभी इसे भी सबको उधर ही ले आओ, एक तरफ ही सोल्व कर लेते हैं, इधर रह गया केवल 0। सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई की तो 5x², 5 की 5 में की तो प्लस के 25x, माइनस के 100 है, इधर आके प्लस के हो गए, ये हो गए प्लस के 100x और 15,750 जो का तो ये माइनस का रहेगा, इधर से इधर आया तो माइनस हो गया, 15,750 हमारा माइनस का आ गया, इधर हो गए। 0 लेफ्ट में है, ठाके राइट में रख लो, एक ही बात है। 5x एज इट इज, 25x को प्लस कर दो 100 में, तो ये कितना हो गया 125x और 15750 एज इट इज और बराबर में है मेरा 0। अब इन सारों में से मेरा 5 कॉमन आ जाएगा, ध्यान से देखो 5 कॉमन आ रहा है, ये x² है भाई, ये x², 5x², तो 5 कॉमन आ गया, यहाँ बचा x² प्लस के 25x माइनस के 5 3 जा 15 बचा 5 1 जा 5 बचा 2, 5 5 जा 25, 3150 बराबर 0। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो 0 के डिवाइड में चला जाएगा तो 0 ही रह जाएगा। मेरे पास रह गया कुल मिला के x² 25x माइनस के 3150 बराबर 0। अब एक इक्वेशन हो गई है अब मेरे पास कि माइनस होके तो आ जा, मल्टीप्लाई होके तो आ जाए 3150 और माइनस होके आ जाए कितना 25। तो ऐसे क्या हो सकते हैं मेरे पास, 70 और 45 हो सकते हैं, देखते हैं एक बार मल्टीप्लाई करके। 70 और 45, 7 5 जा 35 और 7 4 जा, हाँ ठीक है, 70 और 45 हमारे पास ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा इनका। तो मेरे पास ऐसे फैक्टर आ गए हैं 70 यानी कि 70x माइनस के 45x माइनस 3150 बराबर 0। दोनों में से x कॉमन आ गया, अंदर बचा x+70 और यहाँ पे माइनस के 45 कॉमन आ गए, अंदर बचा x+70। x+70 दोनों में से कॉमन आ गया, तो ये बच गया मेरे पास दूसरे ब्रैकेट में x माइनस के 45। अब एक दफ़े ये वाला ब्रैकेट और एक दफ़े ये वाला ब्रैकेट हम जब 0 0 के अगेंस्ट रखेंगे तो मेरी जो वैल्यू आएंगे, एक दफ़ा आ जाएगी x इजिकल टू माइनस के 70 और एक दफ़ा आएगा x इजिकल टू 45।
तो माइनस की वैल्यू क्वांटिटी है, कंसीडर नहीं होगी, 45 कंसीडर हो जाएगी, यही आंसर। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉफिट और लॉस वगैरह के जो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस रिलेटेड जो आप पहली क्लासों में क्वेश्चन सोल्व करके आ गए हैं, उसी से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डील करना है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं। एक तो एज का लेके, एक जो मैंने प्राइस डिफरेंस का बताया वो बताया आपको, एक वर्किंग का, एक हमारा आएगा कभी कभार इसका ट्रेन वगैरह के टाइमिंग को इनको लेके, और एक इस टाइप का। ये क्वेश्चन कभी भी आ जाते हैं इस तरह के, और ये ऑलमोस्ट देखा भी जाता है, ये क्वेश्चन इस तरह का मिलता रहता है सेलिंग प्राइस वगैरह के रिगार्डिंग। तो क्वेश्चन को देखते हैं, पॉज कर लो, पहले आप सोल्व करके ट्राई कर लो, नहीं होता तो फिर वीडियो से हिंट ले लेना। मेरे पास जो क्वेश्चन है, द टोटल cost price of a certain number identical articles is 4800. By selling the article at 100 each, a profit equal to the cost price of 15 articles is made. Find the number of articles bought. इसने कहा कि किसी हमारे पास कोई आर्टिकल है, कुछ गिनती में मतलब कुछ हमारे पास सामान है, उसकी जो टोटल कॉस्ट प्राइस आई है वो 4800 रुपये है, और जब वो उसे बेच रहा है तो प्रत्येक को 100 रुपये में बेचता है, तो उसमें जो प्रॉफिट मिल रहा है उसे कॉस्ट प्राइस 15 की कॉस्ट प्राइस के बराबर है। यहाँ पे एक इसने इक्वेशन को थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए एक हिंट दे दिया कि जो उसका प्रॉफिट आया वो 15 की कॉस्ट प्राइस के बराबर है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बोट। अब हमें ये बताना है कि उसने कितने आर्टिकल्स बेचे। शुरू करने से पहले एक बेसिक सा कंसेप्ट बता देता हूँ। यहाँ पे हमें सारी चीज़ें ध्यान से देखने से पता चल रहा है कि एक तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी आ गया घूम के, एक मेरा यहाँ पे प्रॉफिट भी आ गया है, और सेलिंग प्राइस को अगर मैं प्रॉफिट में काउंट करूँ तो मुझे उसके साथ सीपी को प्लस करना पड़ेगा और मेरा सेलिंग प्राइस निकल कर आ जाएगा। सीपी में अगर आप प्रॉफिट जोड़ते हो तो सेलिंग प्राइस बनता है, यानी कि मुझे एक एंड पे सेलिंग प्राइस ढूंढना, किसी तरह प्रॉफिट देखना है जो इसने यहाँ पे कहा इस कंडीशन से, और सीपी इसने ऑलरेडी मुझे ये दे दिया। और सेलिंग प्राइस का मैंने क्यों जिक्र किया, क्योंकि इसने 100 ईच का सेलिंग प्राइस भी यहाँ दिया है, तो यानी कि ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। जब इस इक्वेशन में हम उसे पुट करेंगे तो एक इक्वेशन क्रिएट होगी, और वो वहाँ पे जो भी हमारे से इसने पूछा वो एक्स मान लेंगे तो वो सोल्व होकर आ जाएगा। अब इसे कंटिन्यू कर दें, पहले एक बार इसे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ मैं। सॉल्यूशन, हमारे से इसने आर्टिकल पूछे हैं, यानी कि क्वांटिटी पूछी है जो सामान है उसकी, हम उन आर्टिकल को ही लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल्स है मेरे पास एक्स, ठीक है। टोटल कितने रुपए में खरीदते हैं उसने आर्टिकल्स, टोटल सीपी। टोटल वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ मैं सीपी से पहले, इसलिए क्योंकि इंडिविजुअल की एसपी वगैरह भी दी गई है तो कंफ्यूजन ना हो। तो टोटल सीपी है मेरे पास यहाँ पे ये, तो सिंगल की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, सिंगल या ईच सीपी, ईच ले लो, सिंगल से बेटर ईच वर्ड लगेगा। ईच सीपी यानी कि प्रत्येक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आएगी, सिंपल सा तरीका है, टोटल क्वांटिटी को उनके नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया सिंगल का सीपी मेरे पास। अभी उसके बाद क्या कहा है इसने, इसने कहा मुझे यहाँ पे कि एक का सेलिंग प्राइस 100 है। ईच सेलिंग प्राइस क्या है, चलो इन्हें थोड़ा सेपरेट करके लिखते हैं जिससे समझने में और अच्छा लगेगा। ईच सेलिंग प्राइस यानी कि प्रत्येक आइटम का सेलिंग प्राइस है 100, टोटल आइटम कितने हैं एक्स, तो टोटल एसपी कितना हो गया हमारे पास, टोटल सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 100 में एक्स की मल्टीप्लाई कर दो तो ये टोटल सेलिंग प्राइस आ गया। एक चीज ये आ गई जो मैंने बोला था आपको, एक ऑलरेडी दी हुई है, एक मुझे बस अब क्या निकालना, प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए इसने कंडीशन दे रखी है तो प्रॉफिट भी निकाल लो। प्रॉफिट क्या कह सकते हैं, हमारा प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट कहा है इसने कि 15 आर्टिकलों की कॉस्ट प्राइस, 15 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, या थोड़ा उल्टा लिखा गया, वैसे ही लिखना पड़ेगा जैसे कहा इसने, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। अब 15 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस को हम वैल्यू में कैसे लिखेंगे, हमने निकाल ली थी सिंगल की कॉस्ट प्राइस है ये, तो सिंगल की कॉस्ट प्राइस को हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रॉफिट भी आ गया, यानी कि 15 की कॉस्ट प्राइस आ गई तो वो हमारा प्रॉफिट है। अब तीनों चीज़ आ गई है मेरे पास, अब बस मैं इसे इक्वेशन बना के सोल्व करता हूँ। मुझे पता है कि जो मेरा सेलिंग प्राइस होता है वो बराबर होता है कॉस्ट प्राइस के प्लस प्रॉफिट के, तो टोटल का सेलिंग प्राइस, टोटल का कॉस्ट प्राइस, टोटल का प्रॉफिट, इसे आप प्लस कर दो और ये सोल्व होना शुरू।
अगर आप सोच रहे होंगे कि ये तो सिंगल के लिए में भी हो जाता कि सिंगल का सेलिंग प्राइस, सिंगल का कॉस्ट प्राइस और सिंगल का प्राइस वो प्रॉफिट, अगर उसे प्लस कर दे तो उससे भी हो जाता। बट उससे प्रॉब्लम क्या आती है कि हमने एक्स को तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स मानना। अब सिंगल आर्टिकल की हमारे पास वैल्यू होती है, उसका जिक्र ही ना होता तो बात अलग थी, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, इस वजह से हमें टोटल का लेना पड़ रहा है यहाँ पे। अब इसे सोल्व करते हैं। एस पी कितना है मेरा, एस पी मैंने अभी निकाला है 100x बराबर, मेरे पास सी पी कितना है, सी पी में टोटल गिवन है मेरे पास 4800, और मेरे पास प्रॉफिट कितना है ये मैंने अभी निकाला, ये है मेरे पास प्लस 4800 बाई एक्स इंटू 15। मैथड वही, पहले कॉमन ले लो, इसमें से 4800 हमारे दोनों में से कॉमन आ गया, या 4800 जो भी आप बोलते हो, तो यहाँ रह गया 1 प्लस 15 बाई एक्स, इधर 100x, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, मेरे पास बचा x 48। यहाँ पे मैंने 1 करके एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे हो गया x प्लस 15 डिवाइड में रह गया x, इस x की मल्टीप्लाई आ गई इस x के पास, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, इधर 48 की मल्टीप्लाई अंदर कर दी तो 48x, और प्लस 15 इंटू 48, इसकी मल्टीप्लाई और इसकी। तो अभी सारों को एक साइड ला के लिख लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 48x, 15 की 48 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 15 8 जा, चलो यहाँ कर लेते हैं, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 24, 48 एज इट इज़ 207, ये हो गया मेरे पास प्लस, इधर आया ये भी माइनस का हो गया 720। अब ऐसे फैक्टर चाहिए जो मल्टीप्लाई होकर 720 आ जाए और हमारा घट के वापस 48 आ जाए, तो ऐसे क्या होंगे, ये हो गए, ये हो जाएंगे 60 और 12 हो जाएंगे, ठीक है, 60x प्लस के 12x और माइनस के 720, सिंपल क्वाड्रेटिक है, इसे सोल्व कर लो, यहाँ पे x कॉमन आ गया, x माइनस 60 प्लस के 12 कॉमन आ गया, तो x माइनस 60 बराबर 0, ब्रैकेट सेम है, ब्रैकेट कॉमन आ गए, x माइनस 60, फिर दूसरा ब्रैकेट है x प्लस 12 बराबर 0, इसके इक्वल रखेंगे तो मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 60, और दूसरे ब्रैकेट को इक्वल 0 के इक्वल रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस के 12। अब क्वांटिटीज़ की बात हो रही है तो माइनस तो कंसीडर होगा नहीं, तो मेरी जो वैल्यू है 60 कंसीडर होगी, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन तो इजी है बट इसकी लैंग्वेज खास है, इसीलिए इसे कंसीडर किया क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मोर देन द शॉर्टर साइड, इफ द लॉन्गर साइड इज 14 मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। मेरे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ पहले, ठीक है, ये तो स्क्वायर बन गया, थोड़ा दोबारा कर लेते हैं, ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, देखने से ही पता चल रहा शॉर्टर साइड ये है, मैं इसे x मान लेता हूँ क्योंकि जो ये कह रहा है मुझे शॉर्टर साइड के ऊपर ही चलना पड़ेगा पूरा। अब इसका एक डायगोनल भी ले लेते हैं क्योंकि डायगोनल का भी जिक्र है। अब इसने कहा सबसे पहले कि जो उसका डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 16 ज़्यादा है, यानी कि 16 प्लस एक्स है, और उसके बाद कहा उसने जो उसकी बड़ी साइड है वो 14 बड़ी है, 14 प्लस एक्स है। इसी वजह से बस मैंने लिया इस क्वेश्चन को कि यहाँ पे साइड में मत कंफ्यूज होने जाना कि जो रेक्टेंगुलर की या डायगोनल के हिसाब से जो लॉन्गर साइड है वो ये है, ये डायगोनल की बात नहीं कर रहा, साइड की बात कर रहा। जब भी ऐसे क्वेश्चन कभी भी सोल्व करो, अगर साइड की बात करोगे तो केवल दो ही साइड होती है रेक्टेंगल की, एक ब्रेड्थ और एक लेंथ, उसमें डायगोनल कोई साइड नहीं होती। अगर ट्राइंगल की बात करेगा तो ये साइड होगी। अगर उसने क्लियर बोल के दिया है रेक्टेंगुलर, तो ये मत सोचना कि यहाँ पे बड़ी साइड ये है ना, ये इसका डायगोनल है, साइड यही है बड़ी, तो यानी कि जो जैसे कह रहा है वही, लेंथ बड़ी ब्रेड्थ छोटी। अगर ट्राइंगल की बात होती तो तीसरी भी साइड काउंट होती, अब ये साइड नहीं है, डायगोनल है। आई होप यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो सॉल्यूशन है इसका, देखते हैं। लेट जो इसकी शॉर्टर साइड है वो हमारी होगी x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और वही हमारी ब्रेड्थ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी लेंथ हो जाएगी फिर क्या, 14 प्लस एक्स, और डायगोनल हो जाएगा हमारा 16 प्लस एक्स,
ये अभी हमने यहाँ पे लिख लिया है, सोल्व कर लिया है इन चीज़ों को वेरिएबल में, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। और वी नो दैट रेक्टेंगल डायगोनल क्रिएट्स राइट एंगल ट्राइंगल, क्रिएट्स राइट एंगल ट्राइंगल। अगर हमें पता है कि जो डायगोनल रेक्टेंगल का वो राइट एंगल ट्राइंगल में लाता है तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। इसलिए हमारा डायगोनल जो होगा वो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनियस हो जाएगा। इसका स्क्वायर बराबर होगा किसके, इसके दोनों के स्क्वायरों के प्लस के बराबर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 14 प्लस एक्स का स्क्वायर। बस अभी से सोल्व कर लो। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का होता है 56, हाँ 256 ही होता है, ठीक है। 256 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस बी का होल स्क्वायर खुला था तो इसका डबल दुगना भी होगा, यानी कि 32x। इधर एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लो। 14 का होगा 196 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस के 28x। एक एक्स स्क्वायर प्लस का है, एक एक्स स्क्वायर यहाँ भी प्लस का है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे क्योंकि जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब बची हुई चीज़ों को सारों को एक तरफ लिख लो। मैं पहले इधर जीरो कर लेता हूँ, सारे उधर लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख रहा हूँ मैं एक्स स्क्वायर, उसके बाद लिख रहा हूँ 28x, 28x के पास आ गया माइनस का 32x, उसके बाद मैंने लिखा 196 और उसके पास आ गया माइनस का 256। अब इन्हें सोल्व कर लो। जीरो को ले जाओ राइट में और इसे ले जाओ पूरे के पूरे को लेफ्ट में। एक्स स्क्वायर एज इट इज, 28 में से 32 गए तो माइनस के 4x बचे, और 196 में से 256 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 में से 6 गए 0, और 15 में से 9 गए 6, तो यही बचे हमारे 60 बचे यहाँ पे। ये भी माइनस के बराबर 0। ऐसे फैक्टर मल्टीप्लाई होकर 60 आ जा, बट माइनस होकर 4 आ जा, तो ऐसे हो जाएंगे 10 और 6 तो 10x प्लस के 6x माइनस के 60 बराबर 0। कॉमन ले लो दो दो का पेयर बना के, तो ये आ गया x माइनस 10 प्लस 6 x माइनस 10। दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं तो इन ब्रैकेट को कॉमन लो, x माइनस 10 और अंदर रह गया x प्लस 6 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 है, एक बार इसके बराबर 0 है। जब x माइनस 10 के बराबर 0 है तो वैल्यू आएगी 10, और जब x प्लस 6 के बराबर 0 है तो वैल्यू आएगी माइनस के 6। वही है, हमारी साइड्स हैं, माइनस में हो नहीं सकती तो 10 कंसीडर होगा। तो ये 10 है, तो जब 14 प्लस 10 होगा तो मेरी लेंथ आ जाएगी 24 और ब्रेड्थ आ गई मेरी 10। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वाड्रेटिक का है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है, मोस्टली मिलता है ट्रेन से रिलेटेड। इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आएंगे, पहली पैटर्न बता देता हूँ। इनका क्या होगा, टाइम डिफरेंस मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन होगा तो 99.99% टाइम डिफरेंस के लिए ही मिलेगा। तो आप वहाँ पे जो इक्वेशन बनाओगे वो इस तरह बनाना है कि एक टाइम में से दूसरे टाइम को t2 माइनस t1 करके, और जो भी कंडीशन है उसके इक्वल टू रख के इक्वल टू से ही कंडीशन सोल्व होती चली जाए। तो हमारा मेथड रहेगा यही, t1 t2 इन्हीं को आपस में माइनस करके, ठीक है, सोल्व करते हैं। अभी जो कहा पहले उसे पढ़ लेते हैं। एक गुड ट्रेन लीव्स ए स्टेशन एट 6 PM। कोई ट्रेन है वो 6 बजे चल रही है, फॉलोड बाई एन एक्सप्रेस ट्रेन विच लीव्स एट 8 PM, और दूसरी ट्रेन 8 बजे चल रही है। ट्रैवल 20 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन द गुड्स ट्रेन। और जो गुड की ट्रेन है उससे जो दूसरी एक्सप्रेस ट्रेन है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से ज़्यादा तेजी से चल रही है। द एक्सप्रेस ट्रेन अराइव्स एट स्टेशन। एक्सप्रेस ट्रेन किसी स्टेशन पर पहुंचती है और उसका डिस्टेंस है 10,040, वो 1040 किलोमीटर, और 36 मिनट पहले पहुंच जाती है गुड की ट्रेन से। अब एज्यूमिंग द स्पीड ऑफ द बोथ ट्रेन्स रिमेन कांस्टेंट बिटवीन द टू स्टेशंस। इस लाइन की कोई वैल्यू नहीं है, ये कह रहा है कि जब एक ट्रेन चल रही है और दूसरे स्टेशन तक पहुंच रही है तो उनकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, बस ये मान लो। मतलब ये थोड़ा सा एक अलग चीज़ है, इसे कुछ मत मानना। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास अगर ए स्टेशन है, कोई दूसरा बी, अगर यहाँ से ट्रेन चली तो 100 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो लास्ट तक 100 किलोमीटर से ही जाएगी, ये समझाने की कोशिश कर रहा, कभी कम तेज नहीं हो रही वो स्पीड। बस ये हिंट दिया उसने, एक वैसी हिंट नहीं है, मतलब एक कंडीशन दे दी वैसी बताने के लिए। इसका इस क्वेश्चन से कुछ लेना देना नहीं है। कैलकुलेट देयर स्पीड्स। अब यहाँ पे हमें उनकी स्पीड कैलकुलेट करनी है। पहले तो एक कंसेप्ट समझ लो, क्या क्या टाइमिंग दिया है, टाइमिंग से स्पीड का डिफरेंसेस कैसे है वो पकड़ लो पहले। मान लो मेरे पास एक ट्रेन है ए,
और एक ट्रेन है बी, और कोई स्टेशन है जेड। ट्रेन जब ए चलती है जेड पे पहुंच जाती है, बी चलती है जेड पे पहुंच जाती है। अब इसने कहा जब ए और बी चली और जो जेड पे पहुंची तो पता चला कि ए ने बी से 36 मिनट ज़्यादा लिया। उसने कहा उसने कम लिया, पर हम मान लेते हैं ये मेरी ए जो है गुड्स की ट्रेन है और ये एक्सप्रेस है। एक्सप्रेस उससे 36 मिनट पहले पहुंच रही, इसका मतलब गुड्स की ट्रेन उससे 36 मिनट ज़्यादा ले रही है। ठीक है। दूसरी चीज, जब ये चले थे वहां पे तब भी इनमें टाइम का डिफरेंस था। कैसे? ये 6 बजे चली है एक्सप्रेस और ये 8 बजे चली है, यानी कि नहीं, उल्टा लिख दिया मैंने। ये चली है हमारे वाली जो एक्सप्रेस है 8 बजे और ये चली है 6 बजे, जैसा वहाँ गिवन है। यानी कि ये ऑलरेडी 2 घंटे पहले चल रही है उससे, तो ये 2 घंटे और ज़्यादा ले रही है उससे। तो मेरे पास टोटल इनके टाइम का डिफरेंस आया, वो आया 2 घंटे 36 मिनट। 2 घंटे 36 मिनट कितना हो गया? अगर मैं कहने लगूँ कि जो T2 और T1 का डिफरेंस आया है वो 2 घंटे 36 मिनट आया। 36 प्लस उसे हावर में चेंज कर लो, वो 60 होगा। अब थोड़ा सा से यहीं कैलकुलेट करके देखें तो कितना आएगा। ये हो गया 3 जा और 5 जा, और इसे और थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया मेरे पास 5 2 जा 10, 13/5। यानी कि T2 और T1 में जो डिफरेंस है टाइमों में वो 13/5 है, अभी हमने जो सोल्व करके देखा उसके हिसाब से। और T2 किसका है? गुड्स की ट्रेन का। ध्यान रखना, गुड्स की ट्रेन ज़्यादा टाइम ले रही है, एक्सप्रेस कम ले रही है, तो ज़्यादा में से कम ही घटेगा हमेशा। अब इसे सोल्व कर लो प्रॉपर तरीके से। आई होप यहाँ तक का तो कुछ समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, पहले मैं गुड्स ट्रेन के लिए बात करता हूँ। अगर हम लें पहली कंडीशन में गुड्स ट्रेन की, तो लेट गुड्स ट्रेन स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर/आवर। फिर स्पीड निकाल ली है मैंने, डिस्टेंस मुझे पता है कितना चली है, वो डिस्टेंस है 1040 किलोमीटर की वन है, ये रहा यहाँ पे। तो हमारा t कितना आ जाएगा इसका, जो मैंने T2 मानना था यहाँ पे मैं उसी हिसाब से चलता हूँ। चलो T2 मेरा हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है तो 1040/x, ये मेरा T2 निकल कर आ गया। अब इसी हिसाब से हम एक्सप्रेस ट्रेन की बात करते हैं। स्पीड उसने दे दी एक्सप्रेस ट्रेन की, कितनी है? 20 किलोमीटर ज़्यादा है गुड की ट्रेन से, तो स्पीड होगी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, गुड्स की थी x, उससे भी 20 ज़्यादा है तो e है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे डिस्टेंस देख लेंगे। डिस्टेंस दोनों ने सेम स्टेशन पे पहुंचे हैं तो बराबर है उतना ही, वो कितना है 1040 किलोमीटर। T1 कितना आ जाएगा? जब मैंने यहाँ T1 मान लिया था एक्सप्रेस के, तो मैं T1 ही रखता हूँ। तो T1 है मेरा, जितना भी डिस्टेंस है उसे उसकी स्पीड से डिवाइड कर दो, ये। ठीक है, इक्वेशन मैंने पहले ही तैयार कर रखी है, उसे लिख लो यहाँ पे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T2 माइनस करेंगे अगर T1 में से, तो बराबर आना चाहिए 13/5। और ये कहाँ से आया? ये आया इस कंसेप्ट से जो मैंने अभी सोल्व किया था पहले। वैल्यू पुट कर लो। T2 की वैल्यू है मेरी कितनी? 1040/x, और T1 की वैल्यू है मेरे पास 1040x/+20, और बराबर है 13/5। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, जब तक कॉमन आता रहे कॉमन जरूर लो। तो मेरे पास हो गया 1040 डिवाइड में रह गया 1/x माइनस के 1/x+20 इज इक्वल टू 13/5। अभी 13 से शायद ये कट जाएगा, देखें कितनी बार कटेगा 13 से। 1040 13 के टेबल में कहाँ पे आएगा? ये कट गया 8 टाइम्स। ठीक है, 13 से 8 टाइम्स कट गया तो यहाँ रह गया 8। एलसीएम ले लिया इन दोनों में, तो एलसीएम आया हमारा x² + 20x। इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई होगी और ये चला जाएगा इधर और ये चला जाएगा इधर, तो ये आ गया x+20 और x गया -1 के पास, तो माइनस का x बराबर में रह गया 1/5। x से x कट गया और 8 की 20 में मल्टीप्लाई होगी तो ये हो गया 160। 160 और डिवाइड में रह गया x² + 20x बराबर में 1/5। अब इनकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास हो गया x² + 20x बराबर 800। ये 800 कहाँ से आया? 160 की मैंने 5 में मल्टीप्लाई कर दी उससे,
तो कुल मिला कर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस का 800 बराबर 0। अब मुझे ऐसे फैक्टर चाहिए जो गुना हो के 800 आ जाए और घट के 20 आ जाए। तो ऐसे हाँ सिंपल ही है, 100 और 80 हो गए तो हमारा 100x और माइनस के 80x, 80 है ये 100 हो गया, 80x और माइनस के 800 बराबर 0। मेरा इसमें से कॉमन आया तो x, x प्लस 100 अंदर रह गया, माइनस का 80 कॉमन आया तो x प्लस 100 अंदर रह गया ब्रैकेट के अंदर। दोनों ब्रैकेट सेम है तो ब्रैकेट भी कॉमन आ गई, तो हमारे पास रह गया x प्लस 100 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 100 इक्वल टू 0 है। इससे अगर 0 रखेंगे इसके साथ तो x की वैल्यू आएगी माइनस के 100, इसके साथ 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 80। स्पीड की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव क्वांटिटी को लेंगे तो यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये वर्क से रिलेटेड है, वर्क मैन पावर और फोर्स से। यहाँ पे दिया हुआ है इसने, द वर्क डन बाई x माइनस 2 मैन इन 4x प्लस 1 डेज। जो कुछ आदमी हैं उनकी क्वांटिटी वेरिएबल में दे दी x माइनस 2 है और कितने दिन उन्होंने काम किया 4x प्लस 1 डेज। इसी तरह एक दूसरी कंडीशन है कि कुछ आदमियों ने उनकी जो क्वांटिटी है 4x प्लस 1 है और उन्होंने कितने दिन काम किया 2x माइनस 3। इन दोनों का अगर हम काम का रेशो निकालने हैं, किए हुए काम का रेशो निकालने हो तो 3/8 है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सिंपल सा तरीका है, पहली क्वांटिटी को जो मतलब आदमियों की क्वांटिटी है उसे मल्टीप्लाई कर दो उनके काम, जो उन्होंने काम किया उनके दिनों में, और रेशो कहा है तो डिवाइड करो दूसरे आदमी की क्वांटिटी और उन्होंने कितने दिन काम किया उसके साथ, और उसका रिजल्ट दिया इसने 3/8। अब इसे सोल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। सोल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 4x स्क्वायर, x की 4x में और x की 1 में, तो 4x स्क्वायर प्लस x, इसी तरह -2 की 4x में तो माइनस के 8x और -2 की 1 में तो माइनस के 2। डिवाइड में फिर 4x की 2x में की है तो 8x स्क्वायर, 4x की माइनस के 3 में की तो 12x, 1 की 2 में की तो 2x और माइनस के 3 एज इट इज डिवाइड में है, वो बराबर में है 3/8। 4x स्क्वायर एज इट इज x प्लस का माइनस के 8x तो माइनस के 7x रह गए, -2। अब 8x स्क्वायर है, माइनस के 12x है, प्लस के 2x है, माइनस के 10x रह गए, -3 बराबर में 3 और 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 8 की सारे में इसमें मल्टीप्लाई होगी तो 8 4 जा 32 x स्क्वायर, 8 की 7 में की है तो 56 x और 2 में की तो माइनस के 16। कुल मिलाकर मैं बिल्कुल इन्हें सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ अलग अलग से एग्रीगेट करके। 8 की 3 में की है तो 24x स्क्वायर, फिर उसी 3 की 10 में हुई तो माइनस के 30x और उसी 3 की 3 में हुई तो माइनस के 9। सभी को एक तरफ ले जाओ, ये एक्स स्क्वायर एक्चुअली, तो 32x स्क्वायर एज इट इज इधर था, माइनस का हो गया 24x स्क्वायर लेफ्ट साइड में आके, फिर माइनस के 56x, माइनस के 30x है, प्लस के हो गए इधर आके, माइनस का 16, माइनस के 9 है, इधर प्लस हो गए, बराबर में 0 हमारा कंटिन्यू। 32 में से 24 गए तो 8x स्क्वायर, 56 है, 30 इधर है प्लस के तो माइनस के 26x और 16 में से 9 गए 7, माइनस के 7 बराबर 0। अब ऐसे फैक्टर जिनकी मल्टीप्लाई होगी तो 56 आ जाए और घट के हमारा 26 आ जाए, तो ऐसे फैक्टर हमारे 28 और 2 हो जाएंगे। यहाँ है हमारा 8x स्क्वायर माइनस के 28x और प्लस के 2x माइनस के 7 बराबर 0। तो ये आ गया हमारा कितना, कॉमन आ जाएगा इसमें से 4x, तो इधर बचा 2x, अंदर बचा माइनस के 7x, प्लस का 1 कॉमन आ गया, अंदर बचा 7x 2x माइनस 7। दोनों ब्रैकेट सेम है, कॉमन आ गए, 7x नहीं है, x तो बाहर कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 2x माइनस के 7, इधर रह गया अंदर 4x प्लस 1 बराबर 0।
एक वैल्यू तो आ गई हमारे पास x बराबर -7/2 और एक वैल्यू आ गई x बराबर -1/4, ये आएगा प्लस का, सॉरी। तो ये आ गई हैं दो वैल्यू। बाकी इसने कुछ कहा नहीं है कंसीडर करना नहीं करना। वैसे मेरे हिसाब से तो क्वांटिटी की बात हो रही है तो ये तो कंसीडर होगी, ये नहीं होगी, बट क्लियर कुछ कहा नहीं है इसलिए कुछ नहीं पता, क्योंकि फाइंड द वैल्यू ऑफ x कहा केवल। नेक्स्ट, इफ x प्लस ए इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन, दो एक्सप्रेशन दे दिए, दोनों का एक ही फैक्टर दे दिया और उसके बाद हमें ये कह दिया कि प्रूव करना है। ठीक है, वैल्यू निकाल लो उसमें से जो फैक्टर है और पुट करो दोनों में x की और उसे सोल्व करते हैं। हमारे पास पहला एक्सप्रेशन है x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। ये मत सोचना इक्वल टू क्यों लिया, इक्वल टू इसलिए लिया कि मुझे यहाँ इक्वल टू चाहिए, तो इक्वल टू लेना ही पड़ेगा। और हमारे पास वैल्यू क्या है इसकी, वो दी है x प्लस ए, तो इसका फैक्टर है इसलिए बराबर 0 लेके x बराबर आ गया माइनस का a। वैल्यू पुट कर दो माइनस के a की, x की, तो यहाँ पे हो गया p माइनस का a प्लस क्यू बराबर 0। ये हो गया आपका a² प्लस क्या है तो माइनस हो गया माइनस का पी की माइनस के ए में मल्टीप्लाई हुई तो माइनस का पी ए हो गया प्लस का क्यू बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन को सोल्व कर लो, वही माइनस का ए पुट करके, तो हमारे पास हो गया दूसरी इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है हमारा दूसरा, x² प्लस एम एक्स प्लस क्या है ये, यहाँ पे ये n है क्योंकि n इनमें हमें कहीं नहीं मिला तो ये mx प्लस n है। यहाँ पे ये x है, यहाँ पे ये n है, तो x की जगह माइनस ए रख लो क्योंकि वेरिएबल दोनों का फैक्टर है ये। तो माइनस ए का स्क्वायर प्लस m इंटू माइनस ए प्लस n और बराबर में यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0। तो ये हो गया सोल्व होने में a² और माइनस का एम ए प्लस का n बराबर 0, इक्वेशन 2। अभी मुझे यहाँ पे a² नहीं चाहिए प्रूव करने में, तो मैं इस तरह डील करूंगा कि मेरे a² से a² कट जाए। तो मैं क्या करता हूँ, पहली इक्वेशन में से दूसरी को माइनस कर लूँगा। इक्वेशन 1 में से माइनस करते हैं इक्वेशन 2 को, तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस किया तो किस तरह हो जाएगा, चलो लिख के ही करते हैं, a² पी ए प्लस क्यू बराबर 0। दूसरी इक्वेशन है ये है मेरी 1 और दूसरी इक्वेशन है a² माइनस एम ए और प्लस n बराबर 0। जब माइनस करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया। कर दो, a² से a² कट गया तो माइनस का पी ए और ये प्लस का हो जाएगा प्लस का एम ए प्लस का क्यू माइनस का n और बराबर में 0। यहाँ पे प्लस का पहले लिख लो तो एम ए और पी ए बाद में, क्यू माइनस एन उधर चला गया क्योंकि मुझे उधर ही चाहिए एन माइनस क्यू, मेरा तभी बात बनेगी। तो माइनस का एन तो प्लस का हो गया और क्यू प्लस का था, इधर आकर माइनस का हो गया। ये दोनों मैं राइट साइड में ले आया हूँ, उनके सिंबल चेंज हो गए। दोनों में से ए कॉमन आ गया, अंदर बच गया एम माइनस पी बराबर में है एन माइनस क्यू, पूरा ब्रैकेट उठ के एन माइनस क्यू के डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि हम मल्टीप्लीकेशन में है। तो एन माइनस क्यू बराबर आ गया एम माइनस पी और यही हमें सोल्व करना था। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एल्जेब्रिक टाइप है बट रेशो में, एल्जेब्रिक एक मेथड है और रेशो प्रूव करना। तो हमें दिया हुआ है p प्लस आर बराबर एम क्यू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पोज करके पहले ट्राई करके देखना, मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा अगर इसे सोल्व कर पाओगे तो। और उसके बाद दिया 1/q प्लस 1/s इज इक्वल टू m बाई आर, देन प्रूव करना हमें p रेशो q इज इक्वल टू होता है हमारा r रेशो s से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसे। सॉल्यूशन, p प्लस आर बराबर है मेरे एम क्यू के, तो मैं यहाँ पे वैल्यू निकाल लेता हूँ। या तो आप m है मेरे पास, जैसे मुझे इस इक्वेशन में वैल्यू फीड करनी है, या तो आप m की वैल्यू निकाल लो या q की निकाल लो। अगर q की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो काफ़ी होच पोच हो जाएगा, m की वैल्यू निकाल लूँगा यहाँ रखूँगा तो थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो मैं m की वैल्यू निकाल लेता हूँ, मेरे पास m की वैल्यू आ गई, q आ गया इधर बाई में, तो मैं लिख सकता हूँ m बराबर आ गया p प्लस आर बाई क्यू। ये मेरे पास m की वैल्यू आ गई। नाउ अब मैं लेता हूँ 1/q प्लस 1/s इज इक्वल टू m बाई आर। m की वैल्यू पुट कर लो जो मैंने अभी निकाल ली है, इसे 1 मान लो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1
वैल्यू पुट करो 1/q, इसे एलसीएम ले लो, यहाँ पे भी कंटिन्यू तो करना ही है। ये हो गया QS और इधर हो गया S+Q, दोनों का एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई होगी ये इधर और ये इधर, बराबर m की वैल्यू मैंने पुट कर दी, वो आई मेरी P+R और डिवाइड में आया Q, और एक R मेरे पास यहाँ पहले से ही था वो भी रह गया। अब नाउ आगे Q से Q डिवाइड हो गया, इधर मेरे पास जो बच गया वो है S+Q/S, उधर रह गया P+R/R, क्रॉस, ये R इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई अभी रहने दो, पहले सोल्व करके देखते हैं। तो ये हो गया मेरे पास RS+RQ/S, बराबर में रह गया P+R। अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका एलसीएम ब्रेक कर दूं तो मेरे पास हो गया RS/S और यहाँ पे हो गया RQ/S, बराबर में है P+R। S से S कट गया, इधर रह गया R+RQ/S बराबर P+R। ये प्लस का आर है, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, या ये कह सकते हैं प्लस का आर इधर है, प्लस का आर इधर है, दोनों से दोनों कट गए। मैंने ऐसा क्यों करा? क्योंकि मुझे चारों चीज एक की चाहिए, एक क्यू, एक आर, एक एस और एक पी। अब मेरे पास दो आर फालतू थे तो मुझे उन्हें वो कैंसिल ही करना था, मुझे दिख रहा था बाकी सारी वैल्यू एक एक हो चुकी हैं, आर भी एक, क्यू भी एक, एस भी एक, पी भी एक। अब मेरे पास रह गया RQ/S बराबर P। अब अपने रेशो को देख लो, आपको क्या चाहिए, P के रेशो में Q चाहिए तो वही ले जाओ, ये Q यहाँ पे मल्टीप्लाई में है R के, तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, ये रह गया R/R और यहाँ हो गया P/Q। यही हमें प्रूव करना था। अभी हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसमें कंडीशन दी हुई है कि उसके जो दो रिमाइंडर्स हैं हमारे पास 0 और 30, और ये रिमाइंडर कब क्रिएट होते हैं, जब हम उसे डिवाइड करते हैं x/x+1 से और 2x-3 से। कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ B एंड C एंड फैक्टराइज द एक्सप्रेशन कंप्लीटली। पहले B एंड C की वैल्यू निकालते हैं, फैक्टराइज करेंगे सब बाद में। हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसे लिख लो आप, 4x माइनस BX² प्लस x माइनस के C। जब भी किसी का रिमाइंडर रहेगा तो वो रिमाइंडर हमेशा बराबर रहेगा, यानी कि 0। पहला रिमाइंडर 0 है तो वो मैंने इक्वल टू करके लिख लिया, यही प्रोसीजर है, ध्यान से देखना। जब भी किसी एक्सप्रेशन का कोई रिमाइंडर बोला जाएगा तो वो उसके हमेशा इक्वल टू में रहेगा 0। और ये कब है, जब इसका फैक्टर है क्या, इसका फैक्टर है उस समय x+1। तो x+1 को भी 0 के बराबर रखो, x की वैल्यू निकाल लो माइनस का 1, यानी कि अगर मैं इस -1 से इस पूरे एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करूं तो वैल्यू 0 आनी चाहिए, ये कहने का मतलब है यहाँ पे। तो वैल्यू पुट कर दो, तो मेरे पास हो गया -1 की क्यूब माइनस b और -1 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस c बराबर 0। -1 की क्यूब -1 ही होता है, -4 में मल्टीप्लाई की तो -4। 1 माइनस का है बट स्क्वायर है तो प्लस हो गया, तो -b एज इट इज, प्लस माइनस माइनस हो गया तो -1 और माइनस का c बराबर 0। सारे ही माइनस है तो माइनस कॉमन ले लो यहाँ पे, तो माइनस कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर बचा 4 + b + 1 + c बराबर 0, और माइनस के 0 पास जाएगा तो माइनस ही हो गया, वो 0 खत्म हो गया माइनस, अब रह गया मेरे पास प्लस का मटेरियल सारा। तो मेरे पास b पहले लिखा मैंने, उसके बाद c लिखा, और 4 और 1 5 हो गए, जुड़ गए 0। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन क्या दी है, सेकंड है हमारे पास, क्या फैक्टर है मेरे पास x 2x, एक सेकेंड, 2x-3, तो 2x-3 बराबर 0 रख लो, तो x बराबर आ गया मेरा 3/2। अब ये वैल्यू मुझे उसी एक्सप्रेशन में दोबारा पुट करनी है, पर पहले पर चीज़ वही जो मैंने बताई थी आपको, क्या कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन है उसका रिमाइंडर दिया है तो वो उसके इक्वल टू में रहेगा। मेरे पास एक्सप्रेशन है क्या, 4x की क्यूब माइनस के bx² प्लस के x माइनस का c, बट रिमाइंडर है यहाँ पे 30, तो 30 रहेगा इसके बराबर में। अब वैल्यू क्या पुट होगी x की, ये तो 4x की क्यूब में हम पुट कर देंगे 3/2 की क्यूब माइनस के bx² 3/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 x की जगह और माइनस के c बराबर 30। अब इसे सोल्व करेंगे, मेरे पास है 4x² नहीं 4
3 की क्यूब होगा, क्यूब है ये, एक मिनट, 3 की क्यूब हो जाएगा 27 और 2 का क्यूब होगा 8 माइनस बी 3 का स्क्वायर होगा 9 और 2 का स्क्वायर होगा 4 और उसके बाद हमारे पास प्लस के 3/2 और माइनस के सी बराबर 30। अब यहाँ से ये 2 टाइम्स कट गया, बाकी मेरे पास कुछ और कटने के लिए है नहीं, तो ये बचा मेरे पास 27/2 माइनस के 9b/4 प्लस के 3/2 माइनस के सी बराबर 30। बी की और सी की वैल्यू इधर रख लो, बाकी को सबको ले जाओ राइट साइड में। ये हो गया मेरे पास माइनस के 9b/4 और माइनस का सी बराबर में है 30 माइनस का 27/2 और माइनस का 3/2। ये दोनों में राइट साइड में ले गया, क्योंकि वैल्यू जो न्यूमरिक है एक तरफ और वेरिएबल वाली एक तरफ। यहाँ पे बाई 1 करके 4 एलसीएम ले लो, माइनस का 9b माइनस का 4c हो जाएगा एलसीएम लेते ही, डिवाइड में रह गया 4। यहाँ पे 1 करके एलसीएम ले लो, इधर एलसीएम आ गया 2, ये हो गया 60 माइनस 27 माइनस के 3। 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स, ऊपर है 9b माइनस के 4c, इधर 27 और 3 जुड़ के 30 हुए, 60 में से माइनस हुए तो प्लस का 30 रह गया और डिवाइड में 2 है। 2 से फिर उधर मल्टीप्लाई होगी तो 60 हो गया। कुल मिला के मेरे पास आ गया यहाँ पे ये आ गया माइनस के 9b माइनस के 4c और बराबर में 60। सारों को एक तरफ ले जाओ, ये भी मैं उधर ले गया तो सारे मेरे पॉजिटिव होगी। 9b माइनस प्लस का 4c प्लस का 60 और 0 तो इधर लिख ही लिया तो उधर लिखने की जरूरत नहीं है। ये मेरी इक्वेशन होगी 2। अभी मेरे पास जो पहली इक्वेशन थी उसे भी वहीं लिख लो, मैं उसे 0 को पहले लिख देता हूँ क्योंकि 0 इसकी भी पहले लिखी हुई है, वो है b प्लस सी प्लस 5 और ये है 1। अभी मुझे इस इक्वेशन को इस तरह प्रिपेयर करना कि उसमें से या तो सी कट जाए या बी कट जाए, तो मैं क्या करूँगा 1 इक्वेशन 1 में 4 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये हो जाएगी 0 में मल्टीप्लाई हुई 0, 4b प्लस के 4c प्लस 20 और इक्वेशन बन गई 3। अब इस इक्वेशन में से एक इक्वेशन को माइनस करना जिससे 4c से 4c कट जाए। चलो मैं इसे नीचे लिख लेता हूँ, नहीं कन्फ्यूजन रहेगा। 9b प्लस के 4c और प्लस के 60, ये थी मेरी सेकंड। अब इसे इसमें से माइनस कर दो, माइनस करते ही सारे चिन्ह उल्टे हो गए हमारे, ये आ गया 0 बराबर 4b में से 9b गया तो 5b माइनस के और 60 में से गया तो माइनस के 40। ठीक है, तो b बराबर मेरा क्या आ जाएगा, कुल मिलाकर मैं लिख सकता हूँ इसको 5b, मैं दोनों को उठा के इधर लिया है 0 साइड में, तो ये हमारे प्लस के हो गए 40 इज इक्वल टू 0। तो 5b ऐसे ही 40 चला गया राइट साइड में, माइनस का हो गया, वो कट गया 8 टाइम्स, तो b बराबर आ गया माइनस का 8। b की वैल्यू पुट कर लो, मैं इसमें पुट कर लेता हूँ, ये थोड़ा आसान है। तो मेरे पास हो गया b प्लस सी प्लस 5 बराबर 0 है, तो b की वैल्यू मैंने 8 पुट कर ली है माइनस के, तो प्लस का c एज इट इज प्लस 5 बराबर 0, माइनस के 8 में से 5 गए तो माइनस का 3 बचा, c माइनस 3 0, या मैं कह सकता हूँ c बराबर 3। तो ये इसके आंसर हैं यहाँ तक के, इस जगह तक के। अभी इसे कंप्लीटली फैक्टराइज भी करना, वो भी देखते हैं। अभी हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ बी एंड सी तक की वैल्यू आ गई, ये कंप्लीट हो गया। अब हमें इसे फैक्टराइज करना कंप्लीट। अब फैक्टराइज तो कर देंगे, एक तो क्यूबिक में है एक्सप्रेशन हमारा, दूसरा हमें इसका एक फैक्टर पता होना चाहिए जिससे पहले से डिवाइड करें, क्वाड्रेटिक में बनाएं, उसके बाद इसे फैक्टर करें। क्यूबिक की कोई भी इक्वेशन है उसे सोल्व करने का तरीका है कि पहले उसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाओ। क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने के लिए इसे डिवाइड करना पड़ेगा इसे सिंगल फैक्टर से। अगर गिवन ना हो फैक्टर तब तो ढूंढना पड़ेगा, कभी x बराबर 1 रख के x बराबर -1, फिर x बराबर 2 या x बराबर -2 रख के, इस तरह। बट हमारे पास यहाँ गिवन है। गिवन कैसे है, इसने दे रखा है कि जो पहला रिमाइंडर है वो 0 है, और 0 रिमाइंडर तभी आता है जब किसी का फैक्टर उसका प्रॉपर सॉल्यूशन हो, यानी कि इसका एक फैक्टर ये प्रॉपर है x+1, तो हम इसे x+1 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अगर ये क्वेश्चन पहले सोल्व किए होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, और नहीं समझ रहे तो ऐसा समझ लो कि जब भी किसी कोई भी एक्सप्रेशन होगा, चाहे क्यूबिक हो क्वाड्रेटिक हो कोई भी हो,
किसी फैक्टर से सेटिस्फाई करेंगे तो उसका रिमाइंडर हमेशा जीरो आएगा। अगर वो जीरो आ रहा तो उसका मतलब वो उसका एक फैक्टर है। ठीक है, अब इसे सोल्व करते हैं कंप्लीट फैक्टराइज करने के लिए। 4x की क्यूब माइनस के bx² प्लस x माइनस सी है। अब इसे हमें इस फैक्टर से, इसका फैक्टर है मेरे पास x प्लस 1, इससे इसे कंप्लीटली डिवाइड करना। डिवाइड करने का तरीका क्या है, x प्लस 1 इधर लिखो, एक्सप्रेशन को इधर लिखो, माइनस bx² प्लस x माइनस सी। अब ऐसी वैल्यूज में मल्टीप्लाई करो, यहां मुझे वो वैल्यू मल्टीप्लाई करके रखनी कि सिंबल भी यही रहे, 4x की क्यूब भी आना चाहिए, प्लस का 4x की क्यूब आना चाहिए, और इसमें मल्टीप्लाई होकर आना चाहिए। मेरे पास है x में ऐसी क्या चीज की मल्टीप्लाई कर दूं जो 4x की क्यूब आ जाए। एक तो 4 चाहिए क्योंकि यहां तो इसके पास तो 1 है, दूसरा मुझे x² चाहिए। तो 4x² की जब x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x की क्यूब आएगा प्लस के, फिर 4x की इसमें भी करनी पड़ेगी क्योंकि ये इसका पार्ट है, तो प्लस के 4x²। हाँ, इससे पहले b और c की वैल्यू रखनी पड़ेगी, और b और c की वैल्यू मैंने कर दी डिलीट। अभी एक बार मुझे दोबारा देखना पड़ेगा, ये मेरे दिमाग में से निकल गया था। यहाँ इसे b और c की वैल्यू रखनी है। एक मिनट में देख लेता हूँ, मुझे दोबारा री एडिट करना पड़ेगा सारा का सारा। एक मिनट पॉज करता हूँ वीडियो। यहाँ पे मैंने वैल्यू देख ली है, b की -8 है और c की 3 है। एक बार मैंने हटा के लिख देता हूँ एक्सप्रेशन को, क्योंकि वैल्यू नहीं रखूँगा तो फैक्टराइज नहीं होगा। c की तो थी 3 और b की थी -8, तो यानी कि ये भी प्लस का हो जाएगा। अगर हम -8 b की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे ये भी प्लस का हो जाएगा मल्टीप्लाई होते ही। तो ये हो गया प्लस का 8x²। ठीक है, अब जब हमने ये मल्टीप्लाई कर ली, जो मेरे पास वैल्यू आई है वो हमेशा उल्टे सिंबल में चलेंगी। उल्टे में कैसे, पहले मल्टीप्लाई करके एक जैसा सिंबल लाओ, बाद में उसके रिवर्स सिंबल लिखो। यानी कि ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, ये भी प्लस का है तो ये माइनस का हो गया। 4x की क्यूब से 4x की क्यूब घट गया, यहाँ पे ये माइनस होगा तो ये हो गया मेरे पास 4x² प्लस का x ये वाला, और ये 3 माइनस का। अब दोबारा फिर वही काम, अब मुझे किसी ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करनी है जो मेरा 4x² आ जाए। यहाँ पे x है, x² चाहिए तो एक x तो ये हो गया, x से x की मल्टीप्लाई होगी तो x² आ जाएगा, और 4 भी चाहिए साथ में तो 4 भी ले लो, और किसका चाहिए, प्लस का, तो यहाँ प्लस। तो 4x की जब x में मल्टीप्लाई होगी तो मेरे पास आ गया 4x² प्लस 4x की 1 में मल्टीप्लाई हुई तो 4x, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, माइनस से माइनस हुआ तो ये कट गया, यहाँ पे बचा केवल माइनस का 3x, और ये रह गया हमारा -3। अब मुझे माइनस के 3x चाहिए, यहाँ पे x है, मैं माइनस के 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस के 3x आएगा, और माइनस के 3 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस के 3 आएगा। वही सिंबल उल्टे हो जाएंगे, ये प्लस, तो दोनों कट गया आपस में। आपने देखा कि टोटल कट गया, वो इसीलिए कट गया क्योंकि ये इसका फैक्टर था, नहीं होता तो ये से पूरा डिवाइड नहीं कर पाता। जैसे यहाँ 30 बचा था तो यहाँ लास्ट में 30 बचता, अगर मैं इससे डिवाइड करूँगा इस वाले से तो ये रिमाइंडर मेरा 30 बचता उस समय पर। अभी कुछ नहीं बचा क्योंकि उसका रिमाइंडर 0 है तो 0 हो गया। अब मेरे पास नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है ये, अब इसे सोल्व कर लो। इसे सोल्व करते ही कंप्लीट फैक्टर हो जाएंगे। मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है 4x² प्लस 4x माइनस के 3। इसे सोल्व करो, ऐसे फैक्टर जिनकी मल्टीप्लाई होके तो 12 आ जाए और बीच के फैक्टर माइनस होके 6 आ जाए। 6 और 2 हो गया 4x² प्लस 6x माइनस के 2x माइनस के 3। तो इसमें से हमारा 2x कॉमन आ गया, यहाँ बचा 2x प्लस 3, तो यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन आ गया, यहाँ बचा 2x प्लस 3। तो इसका दोनों ब्रैकेट में से ये ब्रैकेट कॉमन है तो कॉमन आ गए, अंदर बचा 2x माइनस 1। ये इस क्वाड्रेटिक के सॉल्यूशन है। बट हमें बात हुई है पूरे क्यूबिक का फैक्टराइज करने के लिए, तो ये पार्ट मत भूल जाना, ये इसके साथ लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये स्टार्टिंग का फैक्टर था इसका। तो ये 3 फैक्टर हैं हमारी क्यूबिक एक्सप्रेशन के, तो ये इसका आंसर है। अब जाके फाइनल सोल्व हो गया आपका क्वेश्चन।